नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी पाठ्यक्रम के आधार पर यूनिट 7 देख रहे हैं, जिसमें हिंदी कहानी लगी हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि यूनिट 9 करवाया गया है। यूनिट 9 अगर आप नहीं देखे हैं, जो कि हिंदी निबंध है, सभी वीडियो एक एक करके अपलोड कर दिया गया है, जाके अवश्य देखें ताकि आपको हिंदी निबंध समझ में आ जाएंगी। हालांकि ये हिंदी कहानी का सीरीज चल रही है, जिसमें से एक कहानी हम लोग की हो चुकी है, जो कि क्या हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष की है, बंग महिला की है। ठीक उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर आप देखेंगे कि और एक कहानी लगी हुई है यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के, उसमें से दुलाई वाली जो कि इनके भी लेखिका कौन है, राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। हमारे चैनल में अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर दीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि बहुत सारे वीडियो समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, है ना। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, आप शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार की परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत लाभदायक होगा, कारगर साबित होगा। इसलिए चैनल में आप जुड़े रहें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे हिंदी कहानी की, तो आप देखेंगे इकाई 7 यानी इकाई 7 में दिया हुआ है हिंदी कहानी। प्रत्येक कहानी को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, जिसमें से राजेंद्र बाला घोष की कहानी जो है, यानी बंग महिला की जो कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें हो चुकी है। आज हम लोग करेंगे दुलाई वाली, ठीक है। फिर कल देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, राही, दुनिया का अनमोल रत्न, कानों में कंगना, उसने कहा था। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सभी कहानियों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, पूरी कहानी को पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल में अगर आप घुसेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि बहुत सारे प्लेलिस्ट लगा हुआ है। प्लेलिस्ट किस चीज़ की प्लेलिस्ट? इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की, यानी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसकी प्लेलिस्ट लगी हुई है। उसके बाद हिंदी निबंध की प्लेलिस्ट लगी हुई है, हिंदी उपन्यास की प्लेलिस्ट लगी हुई है, हिंदी कहानी की प्लेलिस्ट लगी हुई है, हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट लगी हुई है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, गद्य कृतियाँ, पद्य कृतियाँ, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, सभी की प्लेलिस्ट में लगी हुई है। जाके आप अवश्य एक एक करके सभी वीडियो को देखें, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, है ना। समय कम है, समय का सदुपयोग करें, ताकि क्या हो कि आपका तैयारी मजबूत हो और आप निश्चिंत रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कहानी है दुलाई वाली, इसके प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो 1907 ईस्वी, और इनके लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहने का अर्थ है कि दुलाई किसे कहा जाता है, तो दुलाई जो है एक प्रकार की पतली रजाई होती है, और वो ओढ़ी हुई एक महिला बैठी है, उसी को कहा गया है दुलाई वाली। तो वो क्या है, पूरी कहानी को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, आप अंत तक बने रहेंगे। अगर राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली की बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में लिए गए मजाक की सरस कहानी का वर्णन है, और इस कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है। और ये कहानी जो है ना, मनोरंजन प्रधान कहानी है, यानी बहुत मज़ा आने वाली है, मनोरंजन प्रधान है, आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए, है ना, हमारे साथ बने रहेंगे। शुरुआत होती है कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। कहाँ से? काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैले से तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले
खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या करने लगा कि सीता सीता इस प्रकार कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लो। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी है। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पीकर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है नवल किशोर, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ आओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पुड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई हो, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखों भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, यानी रोने लगे। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती रही। रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारीन है ना। है सो भी एक समय कहीं गई। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे
वो हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों की बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना बहुत है, चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से कामा कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है ही ना, है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आँखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहनी आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में ना। जानकी जरा भौवें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम है ना, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पर करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे, अपने आप क्या हो गए, खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया क्या? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर डेवड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में
पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ दिया था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सूध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेवड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में एक से उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी। केवल 2-4 आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मने तो नहीं आइलन हो देखो रवल करथिन। मतलब कह रहे हैं कि अरे इनकर मने तो नहीं आइलन हो देखो रावल करथिन। दूसरी क्या कह रहे हैं कि अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुए हैं। पहली फिर बोल रही है कि दूर बोल रही ये जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी फिर बोल रही है कि तो हूँ भलू तो कहूँ। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न हम कहाँ कहाँ उतरबू हो आई इलाहाबाद। दूसरी बोली कि इलाहाबाद कौन गांव हो गैया? पहली, अरे नहीं जान लो प्रयाग है, मतलब प्रयाग है जहाँ मनई कर मकर नहाय जाला, जहाँ मकर स्नान करने जाते हैं। यानी इलाहाबाद और प्रयाग की बात कर रहे हैं ना। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित? ले कह के नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गैत रहो। पहली फिर बोल रहे, आवे जाए के तब सब औते जाता बटले बाटे न खून। यह साइते तो बेचारो विपत में न पड़ल बाटिली। हे हम पंच हई राजघाट टिकसी कटौली मंगल के सरायों उतरलिही हो द पुनः चढ़िला। दूसरी फिर बोल रही है कि ऐसे एक दाई हम आवत हैं एक मिली और मोरे संगे रही। दकोने टिसनिया पर उकर मालिकवा उतरे से की जुरतइया गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गाड़िया खड़ी कर, ए साहब गाड़िया तनी खड़ी कर। भला गाड़िया दाहिनीती काहे के खड़ी है? पहली ऊ मेहररुआ मतलब वो औरत बड़ी उजबक रहला। भला केहू के
चिल्लाए से रेलियों कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। जब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्कसिया पल्ले बाय का नहीं, हे साहेबुआ सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे यह तो नाही कि दूर से आवत रहले न, फरागत के बाद उतर लेना। चौथी फिर बोल रहे, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न कहिए गईया। तीसरी बोल रही, हम देख रहली हो, मजक टोपी दिले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद उतार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद से ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, है ना, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े, दुलाई मतलब पतली सी चादर, पतली सी कंबल ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह बात है क्या, यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नई नई सी छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, का भैया जो केहू बिना टिकट से के आवत होत तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ये नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलन और अपुआ तौन टिकट से ले के चल दिलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी की और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री के बेटिकट है।
लौटकर आई तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पलकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहें, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेवढ़ा दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात है कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कहा रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस प्रकार जो व्यंग्यात्मक है, जो मनोरंजन प्रधान कहानी है, ये बहुत ही मज़ेदार रहा और अपने सफ़र में बहुत कुछ लोग हंसी मजाक, मनोरंजन इत्यादि किए। इस प्रकार यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इस प्रकार की कहानी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।